नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मजा जोशी। धाकड़ एक्सक्लूसिव की शुरुआत हम आज पश्चिम बंगाल के नारदा घोटाले पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुए नारदा घोटाले की 77 पन्नों की चार्जशीट टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। यही है वो चार्जशीट जिसमें ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों का नाम है जिन पर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। मेरे हाथ में ईडी की वो चार्जशीट है जिसमें ममता सरकार के 2 मंत्रियों के अलावा कुछ और बड़े नेताओं और अधिकारियों के भी नाम हैं। तो कौन से है वो नाम और क्या है उनके खिलाफ चार्जेस, देखिए रिपोर्ट। फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, सोवन चैटर्जी, SMH मिर्जा IPS, यही वो चेहरे हैं जिनका नाम प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में मौजूद है। नारदा घोटाले में टाइम्स नाउ नवभारत को ईडी की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है। ये चार्जशीट 77 पेज की है। चार्जशीट में TMC विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चैटर्जी का नाम शामिल है। चार्जशीट में घोटाले के पूरे मॉडस ऑपरेंडी का जिक्र किया गया है। कैसे नेता और मैथ्यू सैमुअल के बीच पैसों का लेन देन किया गया, इस बात की पूरी जानकारी चार्जशीट में मौजूद है। इसके अलावा ममता सरकार के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी का नाम भी शामिल है। कोलकाता की विशेष अदालत में ये आरोप पत्र दायर किया गया है। देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा नाम है। अगर मेरा नाम नहीं रहते थे तो बंगाल और देश की जनता के सामने मैं बदनाम हो जाता था कि क्यों कट गया। जरूर दाल में कुछ काला है। मदन मित्रा का कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो आश्वस्त हैं कि चार्जशीट में नाम आने से भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चार्जशीट में फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, सोवन चैटर्जी और IPS अधिकारी SMH मिर्जा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। इन सब के कबूलनामे की जानकारी भी ईडी ने विशेष कोर्ट को दी है। ईडी ने चार्जशीट में कहा है, मंत्री और सरकारी अधिकारी होने के बावजूद एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के बदले में रिश्वत ली। रिश्वत के लेन देन में हवाला का इस्तेमाल किया गया। जैसे शुभेंदु का नाम नहीं आया क्योंकि वो है बीजेपी का प्यार का आदमी। तो जो बीजेपी में है उसका नाम नहीं आएगा, जो बीजेपी में नहीं है उसका नाम आ जाएगा। चिदम्बरम आए हैं, सब आए, देश की नेता, सारे भारी भारी नेता। लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। अभी तो रोज नहीं बुलाएंगे ना, रोज हमको इंतजार करने नहीं पड़ेगा कि चिट्ठी आई रे आई, चिट्ठी आई। मदन मित्रा ने पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने साफ कहा कि शुभेंदु अधिकारी का नाम इसलिए नहीं क्योंकि वो बीजेपी में है। हम आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि नारदा का ये पूरा मामला है क्या। नारदा घोटाला वर्ष 2014 के एक स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है जिसमें तृणमूल के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कई राजनेताओं और बड़े पदाधिकारियों पर निजी कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप है। स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत के एवज में निजी कंपनीज को फायदा पहुंचाने की बात की गई थी। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले स्टिंग ऑपरेशन को सार्वजनिक किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में नारदा घोटाले की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी, जिसके बाद ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को भी मामले की जांच में शामिल किया गया। ईडी ने 1 सितंबर को कलकत्ता की स्पेशल कोर्ट में 77 पेज की ये चार्जशीट दाखिल की है जिसमें मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, पूर्व मंत्री मदन मित्रा जो अभी TMC की MLA है, पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी और एक सस्पेंडेड IPS ऑफिसर SMH मिर्जा को तलब किया है कोर्ट में 16 नवंबर को हाजिरा देने के लिए नारदा स्टिंग ऑपरेशन में। श्रेयसी डे, टाइम्स नाउ नवभारत, कोलकाता। ये चार्जशीट लगी है टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता श्रेयसी डे के हाथ। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। श्रेयसी, मदन मित्रा बेहद खुश नजर आ रहे थे कि उनका नाम चार्जशीट में मौजूद है, तो सबसे पहले यही बता दीजिए कि चार्जशीट कहती क्या है मदन मित्रा के बारे में। देखिए, ये जो चार्जशीट दाखिल किया है ईडी ने, इसमें डिटेल में लिखा गया है कैसे मैथ्यू सैमुअल जो कि स्टिंग ऑपरेटर थे उनके पास से मंत्रियों के पास गए। इसमें मदन मित्रा के उल्लेख में ईडी ने ये कहा है कि मदन मित्रा ने बोला है कि हाँ उनके पास पैसा आया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ब्राइब मनी है। उन्हें ये जो पैसा मिला था इसे पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए देने वाले थे, पार्टी के कैंपेनिंग के लिए देने वाले थे, क्योंकि
क्योंकि ये एकदम बंगाल इलेक्शन से पहले ये नारदा स्टिंग पब्लिक हुआ था। इसके अलावा ईडी ने कहा है उनके चार्जशीट में कि ये जो स्टेटमेंट्स लिया गया था ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशंस को मिसलीड करने के लिए दिया गया था। इनफैक्ट सुब्रतो मुखर्जी जो कि मंत्री है तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने फॉल्स बिल्स भी दिखाए थे कि मनी ट्रांजैक्शन को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया था टू हेल्प पुअर पीपल एंड टू गिव डोनेशंस इन द पार्टी। लेकिन ये जो बिल थे ये अरेंज किया गया था बिकॉज ऑफ द पावर इन हिज पोजीशन दैट ही वील्डेड हियर इन वेस्ट बंगाल। पूरी 77 पेज की जो चार्जशीट दाखिल हुई है स्पेशल कोर्ट के आगे यहाँ पे कलकत्ता में, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं कि कैसे एसएमएच मिर्जा ने भी इन मैथ्यू सैमुअल को इन सारे लीडर्स से मिलवाए थे और ये जो कार्रवाई है ये जारी है। बाकी जो नाम है इसमें मुकुल रॉय का भी शामिल है, शुभेंदु अधिकारी का भी शामिल है जो कि बीजेपी की एमएलए है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। और वो कार्रवाई जैसे आगे बढ़ेगी ईडी ने कोर्ट को बोला है एक और कंप्लेन वो लोग सबमिट करेंगे। यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहती थी, अगर आप ज्यादा तफसील से ये बताएं, क्योंकि बार बार यही बोला जा रहा है कि चार्जशीट सिर्फ टीएमसी के नेताओं के खिलाफ ही क्यों, शुभेंदु अधिकारी का अब वॉशिंग मशीन में सफाई क्यों हो गई है अब क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या इस चार्जशीट से ऐसा प्रतीत होता है कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है सीबीआई के द्वारा? देखिए पद्मजा, ये बोलना बिल्कुल ही गलत होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्लीन चिट दे दिया है शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल हुई है और जो कंप्लेन जो फाइल हुई थी कोर्ट के आगे उसमें एकदम जिक्र किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओर से कि बाकी तृणमूल कांग्रेस की सांसद सौगत रॉय, काकोली घोष दस्तीदार, अपूर्वा पोद्दार, प्रसून बैनर्जी, इकबाल अहमद और मुकुल रॉय और बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी जो भी ये नारदे स्टिंग में देखा गया था उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो जारी है। और एट अ स्टेज व्हेन ईडी कैन दे विल फाइल देयर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देयर आफ्टर, बट अभी के लिए कोई क्लीन चिट नहीं दिया गया है। और एक पहले भी सीबीआई ने इस नारदा मामले में ये जो 2 मंत्री, एक एमएलए और शोभन चैटर्जी और आईपीएस एसएमएच मिर्जा को अरेस्ट कर चुके हैं। अभी फिलहाल ये 5 जन बेल में बाहर है नारदा केस में अंडर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उसमें भी शुभेंदु के खिलाफ जो है कार्रवाई अभी भी जारी है। बिल्कुल, तो कई बार ऐसे राजनीतिक बयान आते हैं कि फलान को क्लीन चिट दे दी गई है, इनको बीजेपी जाने का फायदा हो गया है, पर जांच पहले की तरह अभी भी जारी है। ये है चार्जशीट। श्रेयसी, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात अब करते हैं धर्मांतरण की। देश भर में ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आने के बाद धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी बनाया गया। हरियाणा ने भी कानून बनाने का ऐलान किया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जांच के बाद यह पता चला है कि विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए लगातार फंडिंग भारत के अंदर आ रही है। यूनाइटेड किंगडम और दुबई से हवाला के जरिए पैसा कैसे आता है और देश के राज्यों में हवाला के जरिए ही उस पैसे का इस्तेमाल होता है धर्म परिवर्तन के लिए, दंगों के आरोपियों को जेल से छुड़ाने के लिए और भी ऐसी गतिविधियों के लिए। गुजरात के वडोदरा से अमित राजपूत की ये स्पेशल रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा। धर्म परिवर्तन गैंग को मिला 79 करोड़ का फंड। यूके और दुबई से हवाला के जरिए फंडिंग। विदेशी फंड गुजरात और मुंबई से देश भर में जाता था। धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होता था फंड। सीएए विरोध शाहीन बाग के लिए गुजरात में साजिश। ये धर्मांतरण के मामले में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया सलाउद्दीन शेख का 79 करोड़ का हवाला स्कैम है। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इस फंड को धर्मांतरण, सरकार विरोधी आंदोलन और दंगों में शामिल आरोपितों को जेल से रिहा कराने के लिए इस्तेमाल होता था। उस इंक्वायरी में एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की गतिविधियां करता था और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से गैर कानूनी धर्म परिवर्तन, सरकार के विरुद्ध आंदोलन का फंडिंग और दंगाइयों को छुड़वाने के लिए फंडिंग की बातें सामने आई हैं।
सलाउद्दीन शेख और उसके साथियों ने पिछले 5 साल में हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 79 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करने की बात पुलिस की जांच में कबूल की। 60 करोड़ रुपए अकेले दुबई से हवाला के जरिए भारत के अलग अलग शहरों में भेजने का खुलासा हुआ। पिछले 5 साल में इस मॉड्यूल और रैकेट ने हवाला के मार्फत 60 करोड़ रुपए यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। हवाला दुबई से आता था और 19 करोड़ आफमी ट्रस्ट में रिसीव किए हैं FCRA के तहत। सलाउद्दीन शेख धर्म परिवर्तन गैंग का वही सदस्य है जिसे धर्मांतरण के मामले में यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में वडोदरा से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक 60 करोड़ रुपए दुबई से हवाला के जरिए आए थे और 19 करोड़ सलाउद्दीन ने AFMI चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए चेक से हासिल किए थे। सलाउद्दीन ने गुजरात के अलग अलग शहरों के साथ साथ देश की 103 मस्जिदों में 7 करोड़ रुपए का फंड दिया। तो सलाउद्दीन पूरा कैश जो सप्लायर से लेता था, उस कैश को गैर कानूनी गतिविधियों में यूज करता था, जिसमें गैर कानूनी धर्म परिवर्तन जैसे कि यूपी ATS ने एक FIR दाखिल की है। उसके साथ साथ दिल्ली में 60 लाख रुपए उमर गौतम को भेजे गए, उसके साथ 3 आदमी और थे। वो पैसे सरकार के विरुद्ध CAA के एजिटेशन की फंडिंग के लिए और उसके बाद कम्युनल दंगों में पकड़ाए गए आरोपियों को छुड़वाने के लिए यूज हुए हैं। सलाउद्दीन और उमर गौतम ने गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन की पूरी मोडस ऑपरेंडी का खुलासा किया था। टाइम्स नाउ नव भारत में भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे हरियाणा के मेवात में धर्म परिवर्तन का पूरा खेल खेला जा रहा है। नागपुर में प्रोग्राम था जिसका बिल्कुल RSS गढ़ में जी, तो उसमें 750 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था मेरे हाथ में। आपने करवाया था? जी। तो उसी से ज्यादा चर्चा में हो गया था थोड़े उसमें वीडियो में, और वो टेलीविजनों पे चला, फिर वो सारी चीजें। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की, मेरे तो सोच ही है कि इस तरह की कोई मूवमेंट चलाई जाए ना, वो चुपके चुपके। अब मेरे ही, मैं अपनी बात बताऊं तो अब 3000 के करीब लोग ऐसे हैं जो मेरे हाथ में इस्लाम में हैं। अच्छा, 3000 लोगों को आपने इस्लाम में करवा दिया? अल्लाह का शुक्र है, जिसमें से 45 लोग तो अभी यही हैं जो मेरे बिल्कुल उसमें है, जिनका खाना पीना सारा खर्चा नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि विदेशों से मिलने वाला फंड का इस्तेमाल देश में दंगे भड़काने, धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टाइम्स नाउ नव भारत के छिपे कैमरे में अबू बकर ने कबूल किया था कि दिल्ली दंगों में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। जाहिर सी बात है, दूसरे वहाँ से लोग आ रहे हैं तो जान का नुकसान तो नहीं होगा। जी, वो तो खाली हाथ आ रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मुसलमानों की दुकानों पे आ रहे हैं, घरों में आ रहे हैं, तो यहाँ ही तो नुकसान करेंगे माल का, जान का नुकसान नहीं। वो ज्यादा मरे इसलिए कि जब एक तरफ से गए, वो क्या नाम है, मुसलमानों ने हुजूम था मुसलमानों का, तो एकदम से निकल के तलवार वलवार लेके उनके पीछे दौड़े, तो आंख नीचे भाग लिए। जब वो भागे तो वो पूरा मुसलमान हो गए। और सबसे बड़ी बात है, मीडिया के सामने नहीं आई। मीडिया के सामने नहीं आई बात। मेवात में ही मनोज कुमार को मोहम्मद अनस बना दिया गया। मनोज कुमार ने भी टाइम्स नाउ नव भारत को बताया था कि किस तरह जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पहले अपने मजदूरी करता था जी, मजदूरी करके आ रहा था, क्या नाम है, ये कि अबू कर है, ये अबू कर मिला मेरे को वहाँ पे जक्खपुर में। वो मेरे से बोला, क्या नाम है भाई, ऐसा है, दावत देने का काम कर रहे हैं, कोई बात सुनेगा? मैं जी क्या नाम बताओ जी। अब नू कह रहा अपना मजहब को छोड़ के तू मुसलमान बन जा। मैं जी मैं मुसलमान नहीं हूँगा। बोले जी क्या नाम, ओम को मिटाओ, अपने ये बजरंग बली को, इसको मिटाओ, अपनी नू कह रहा सिगरेट से मिला। मैं जी मेरा हाथ खराब हो जाएगा, मैं तो नहीं मिटाऊँगा इसको। बोले ये तो मिटा के रख। मैं जी मैं तो नहीं मिटाऊँगा जी। सलाउद्दीन शेख फिलहाल उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। आने वाले दिनों में सलाउद्दीन को वडोदरा पुलिस ट्रांजिट रिमांड के आधार पर गुजरात लेकर आएगी। उसके बाद सलाउद्दीन से कुछ और मामलों का खुलासा हो पाएगा। अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नव भारत, अहमदाबाद। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। अमित, ये कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इतने करोड़ों रुपए
हवाला के जरिए भारत में धर्मांतरण के लिए भेज रही हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका मकसद क्या है? पद्मजा जी, देखिए, जो आपने सवाल किया वो एकदम सटीक सवाल है, क्योंकि ये कौन ऐसी संस्थाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये संस्थाएं वो हैं जिनका पर्दाफाश उत्तर प्रदेश एटीएस और गुजरात एटीएस ने किया है। साथ ही साथ वडोदरा पुलिस ने भी इस मामले में जैसे ही सलाउद्दीन को ज्वाइंट ऑपरेशन में धर दबोचा, उसके बाद से एक एक करके ये परतें हैं वो खुलने लगी हैं। उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण का मामला, उसका कनेक्शन गुजरात में निकलता है, और सलाउद्दीन ने कबूल किया पुलिस की इंक्वायरी के अंदर कि यूके से जो अब्दुल फेफड़ा वाला नाम का एक शख्स है, वो बड़ी ही चालाकी से हवाले के पैसे जो हैं वो दुबई में मुस्तफा शेख को भेजता है। और मुस्तफा शेख नाम का जो व्यक्ति दुबई में मौजूद है, वो सीधा पैसा ना तो उत्तर प्रदेश भेजता है ना तो गुजरात भेजता है, वो मुंबई भेजता है, और मुंबई से वो पैसे, हवाला के जो पैसे हैं, वो भरूच आके पहुंचते हैं। तो भरूच से ये पूरा नेटवर्क है वो एक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात, ये गुजरात पुलिस की जो इंक्वायरी है उसके अंदर जो सामने आई, देश के खिलाफ युद्ध खोलने की कवायद जो है इन आरोपियों के द्वारा, इन शख्सों के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके अंदर साफ साफ खुलासा हुआ जिस तरह से शाहीन बाग के जो दंगे और जिस तरह से दिल्ली वासियों को सहन करना पड़ा, तो दिल्ली के शाहीन बाग के दंगों का कनेक्शन उसके अंदर सामने आया। देश भर के अंदर जो सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे उसके अंदर फंडिंग किया गया, और जेल में जो बंद आरोपी, जो धर्म के नाम पे भड़काऊ भाषण करने वाले नेता हों, या उसके साथ में जो ऐसे कुछ नेता जो जेल के अंदर बंद हैं, वो लोगों को छुड़वाने के लिए सलाउद्दीन जैसे आदमी और उसका साथी उमर गौतम जो है वो इस फंड का उपयोग किया करते थे। पूरे देश के अंदर इस तरह से एक तरह से युद्ध चलाने की, गृह युद्ध चलाने की कोशिश जो है वो की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 103 जितनी मस्जिदों को ये गैरकानूनी फंड जो है वो मुहैया कराया गया। और उसके अंदर पद्मजा जी, ये एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि गुजरात की तो मस्जिदें हैं, महाराष्ट्र की हैं, राजस्थान की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, लेकिन आसाम यानी नॉर्थ ईस्ट की 3 मस्जिदों को भी गैर कानूनी रूप से फंड जो है वो हवाले के पैसे जो हैं वो मुहैया कराए गए। ये साफ साफ बाहर आ रहा है, ये परते दर परते जिस तरह से खुल रही हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अभी सलाउद्दीन को अपने कब्जे में रखा हुआ है, अभी वो रिमांड पे है। हालांकि जब गुजरात पुलिस उसे यहाँ गुजरात में भी लाएगी तो गुजरात पुलिस और वडोदरा पुलिस के जो कमिश्नर है शमशेर सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई है टाइम्स नेटवर्क की, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस मामले में अभी बहुत सारे बड़े खुलासे होने बाकी हैं। इसके तार जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जुड़े हुए हैं, लेकिन और कौन लोग जो हैं वो देश के अंदर रह के, हिंदुस्तान के अंदर रह के देश के खिलाफ षड्यंत्र चला रहे हैं और देश के अंदर गृह युद्ध चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो चीजें आपको पुलिस बता रही है उससे ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ धर्म तक ही सीमित और धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं था, इसमें राजनीतिक मकसद भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल पद्मजा जी, उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से भूतकाल में सबने देखा है, जिस तरह से सीए के नाम पे शाहीन बाग में जो हुआ, दिल्ली वासी जिस तरह से हैरान परेशान हुए, जिस तरह से दिल्ली को एक तरह से कैद में लेने की कोशिश जिस तरह से की गई, वो साफ साफ राजनीतिक षड्यंत्र। और शाहीन बाग के मंच पर आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, हिंदुस्तान वासियों ने देखा है कि किस तरह से उस शाहीन बाग के मंच को एक राजनीतिक मंच बनाया गया, और वहां पर कुछ जो धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले नेता जो हैं वो वहां जाकर किस तरह की बातें कर रहे थे, वो भी देश ने देखा है। तो ये एक साफ साफ बात है कि इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है, और देश में जिस तरह से इस चीज को चलाया जा रहा है वो आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान कारक साबित हो सकता है। और उसी लिए ये जो मामला उत्तर प्रदेश एटीएस ने सामने लाया, धर्मांतरण का मामला, उसके बाद में ये फंडिंग का, हवाले का पैसा सामने आया, और जिस तरह से सामने बातें आई कि सीए के प्रोटेस्ट के लिए इस पैसों का उपयोग किया गया,
मस्जिदों के में गैर कानूनी रूप से इस पैसों को भेजा गया, शाहीन बाग के आंदोलन में इस पैसों का उपयोग किया गया। तो कहीं ना कहीं देश को नुकसान करने वाले जो ये सारे तत्व हैं, इनके सामने गुजरात पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कठोर कार्यवाही की है और आने वाले दिनों के अंदर जब सलाउद्दीन गुजरात पुलिस की हिरासत में होगा तो जरूर से बहुत सारे बड़े खुलासे गुजरात से भी होंगे। क्योंकि ये मामला सिर्फ अब गुजरात का या उत्तर प्रदेश का नहीं है। क्या इसका राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई मास्टरमाइंड है? क्या इससे कोई राजनीतिक पार्टियां या कोई व्यक्ति विशेष जुड़ा हुआ है? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए अमित, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात गुजरात के अहमदाबाद शहर की अब, जहां पिछले कई हफ्तों से ड्रग्स रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस रैकेट के जरिए रोज 100 से 150 लोगों को ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स के इस गोरख धंधे को कोई पुरुष गैंग नहीं बल्कि महिला गैंग अंजाम दे रही है। 4 महिलाओं ने इस रैकेट को बढ़ाया है, जिसमें 9 से 15 साल के 60 बच्चों से ड्रग्स सप्लाई कराई जा रही है। देखिए टाइम्स ऑफ भारत की ये विशेष रिपोर्ट। नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है नशा। एक ऐसा नशा जो आपकी हंसती खिलखिलाती जिंदगी पर ग्रहण लगा देता है। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें आप धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में ड्रग्स की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है और अब इस लिस्ट में गुजरात के अहमदाबाद का नाम भी शामिल हो गया है। पिछले कई दिनों से गुजरात के अंदर ड्रग्स रैकेट बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है और इसे बढ़ाने का जिम्मा किसी पुरुष गैंग ने नहीं, 4 ड्रग्स माफिया क्वीन ने अपने हाथों में लिया है। अहमदाबाद की ये 4 ड्रग्स माफिया क्वीन है पंपो, शरीफा, मज्जो और सितारा। इन चारों में अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में हर रोज 100 से 150 पैकेट ड्रग्स बेचने का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया है। इन महिलाओं पर नशाबंदी, धमकी, वसूली और ड्रग्स बेचने के कई मामले पहले ही दर्ज हैं। जितने भी सोशल वाइसेस जिन्हें हम कहते हैं, तो चाहे वो ड्रग्स की परेशानी हो या प्रोहिबिशन की इशू हो, उनको लेकर पुलिस हमेशा सचेत और एक एक्टिव मोड में काम करती है। इस समय भी जैसे कुछ नाम सामने आए हैं, तारा, सितारा के नाम से या शरीफा के नाम से, जो ये दोनों जो लेडीज़ हैं बूटलेगर्स हैं, इनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कम इनके ऊपर 10 से 15 के करीब केसेस हैं प्रोहिबिशन के, और अलग अलग समय पर ये इन लोगों ने पासा में इनकी अटकायत भी हुई है, जहाँ पे ये 2 से 3 महीने तक पासा के अंदर रह के आए हैं। ड्रग्स सप्लाई को आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 9 से 15 साल तक के 60 बच्चों की फौज तैयार की है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम इस ड्रग्स रैकेट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी मोहनिश भल्ला के पास पहुंची, जिन्होंने हमें बताया कि ड्रग्स की हेराफेरी में बच्चों का इस्तेमाल होना चिंता की बात है। धीरे धीरे ड्रग्स की सप्लाई करते हुए इन बच्चों को भी नशे की लत लग जाती है और फिर ये ड्रग्स माफिया गैंग से जुड़ जाते हैं। पहले तो बहुत दुखद है कि जब बच्चों को आप इस काम में यूज करते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, 10-12 साल का बच्चा, उसको यहाँ तो इतनी नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ की, इसकी गहराई पता नहीं है उसको, इसकी वो क्या ऑफेंस कर रहा है उसको पता नहीं है। बट जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनको पता है कि अगर ये छोटे बच्चे हैं, इनको तो ऐसे ही बिलो 18 है तो इनको इतनी सज़ा नहीं होगी और बच्चों पे शक भी नहीं जाता, तो शायद इसीलिए ये बच्चों को इसमें यूज़ करते हैं। और इसी के साथ बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम जो हम नोट कर रहे हैं कि ये बच्चे भी धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ वो बेचता है उसको लगता है ये चीज़ में कुछ खास है, तो वो भी टेस्ट करने लग जाता है और धीरे धीरे बच्चे भी एडिक्ट हो जाते हैं। ये चारों इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि ड्रग्स बेचने में अगर बच्चों का इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाने पर पुलिस कोई केस नहीं दर्ज करेगी। बच्चों की उम्र कम होने की वजह से जल्द से जल्द बाल सुधार गृह केंद्र से बाहर आ जाएंगे। बच्चों को जिस तरह से इन चारों ड्रग माफिया क्वीनों ने ड्रग पेडलर बना दिया, वो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। शाहिद कपूर के उड़ता पंजाब से लेकर रणवीर सिंह की सिम्बा तक में ड्रग्स रैकेट का काला खेल दिखाया गया है। इन फिल्मों में भी दिखाया गया था कि कैसे छोटे बच्चों को इस दलदल में धकेला जाता है। एमडी में, जिसमें आप ईबी बोलते हैं या आप उसको मॉली बोलते हैं, उसके बड़े नाम हैं, ठीक है, इसको इतनी स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है तो वो क्वांटिटी
कुछ मिलीग्राम्स में होती है, सपोज 40 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, वो आपको कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, इतना छोटी क्वांटिटी है। इसीलिए वो छोटा छोटा लड़के कहीं जाके 4 लड़के दे आएंगे कहीं, किसी को पता नहीं, किसी पान की दुकान पे कोई खड़ा होगा साथ में उसको पकड़ा देंगे तो पता नहीं लगेगा। बट ये धीरे धीरे ये जो समाज के अंदर इस चीज को हम जो नोट कर रहे हैं, जो अभी जिस तरह से पेनिट्रेट हो रही है, स्पेशली ये कोविड के टाइम पे जो डिप्रेशन है उसमें ये बढ़ गई है। गुजरात के अंदर चल रहा ड्रग्स रैकेट गुजरात पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क है। देश में ड्रग्स का 1,40,000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार है। भारत में 2 करोड़ लोग हर दिन हेरोइन का सेवन करते हैं। दिल्ली में हर महीने 100 करोड़ ड्रग्स की खपत होती है। सबसे ज्यादा नशे की लत पंजाब के युवाओं में है। सबसे ज्यादा सिंडिकेट पंजाब में ही पकड़े जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क है। 2020 में कुल 142 सिंडिकेट देश में पकड़े गए, जिसमें 25 पंजाब में और 9 राजस्थान में थे। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से ड्रग्स की सप्लाई जरूर कम हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर ये रैकेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अमित राजपूत हमारे साथ अहमदाबाद से अभी जुड़े हुए हैं। अमित, क्या ऐसे और भी गैंग हैं जो अभी भी गुजरात में चल रहे हैं? बिल्कुल पद्मजा जी, अहमदाबाद और गुजरात के अंदर इस तरह की और भी बहुत सारी गैंग हैं जो वो अभी भी एक्टिव हैं। और इसी तरह से हमने तो ये जो टाइम्स नेटवर्क ने जो खुलासा किया है, ये सिर्फ 4 ऐसी महिलाएं हैं। इनका भूतकाल मैं बताना चाहूंगा कि इनके परिवार से जो लोग जुड़े हुए थे वो भी इसी तरह के ड्रग्स रैकेट के अंदर और कहीं ना कहीं गैर कानूनी गतिविधियों में थे। और उसके बाद में जब उनके परिवार के मुखिया जब अब उनके साथ नहीं हैं और ज्यादातर उन पे केसेस हो चुके हैं, तो अब ये जो लेडी क्वीन है, ड्रग माफिया क्वीन है, ये सब सामने आई हैं। और ये 4 ड्रग माफिया क्वीन, पंपो, सितारा, मज्जो, और ये जो चारों हैं, ये चारों ने इस तरह से बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माइनर होते हैं। अगर गुजरात पुलिस या एनसीबी की टीम उसे पकड़ लेती है तो स्वाभाविक तौर से वो माइनर है और उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा और उसके बाद में उसे जल्द ही वहां से जमानत मिल जाएगी और नाम भी जो है इन ड्रग माफिया क्वीनों का नहीं आएगा। तो इस तरह से ये बड़ी चालाकी से इन बच्चों का उपयोग पूरे अहमदाबाद नहीं पूरे गुजरात में किया जा रहा है। और ये बच्चे भी जो हैं बिल्कुल नादान होते हैं, उन्हें सिर्फ कुछ लालच देके उन्हें भेजा जाता है और वो बच्चे ये जो ड्रग है उसे सप्लाई करने की जो नेटवर्क है उसके अंदर जुड़ जाते हैं। और भविष्य में जिस तरह से हमारे साथ में एनसीबी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वो लोग भी इस लत पे चढ़ जाते हैं, वो भी इसे चखने लगते हैं, देखने लगते हैं कि ये है क्या, तो उसके बाद वो भी इस गैंग के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, सिर्फ अहमदाबाद नहीं, सिर्फ गुजरात नहीं और सिर्फ ये 4 जो ड्रग माफिया क्वीन हैं, इनके अलावा गुजरात के अंदर पिछले 5 सालों की मैं बात करूं तो पद्मया जी 598 करोड़ के नशीले पदार्थ जो हैं वो नारकोटिक्स के से जुड़े हुए, जो पुलिस विभाग की बात करूं, एनसीबी की बात करूं, इन डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ा गया है। और ये बड़ा चिंताजनक का विषय जो है वो बन के सामने आया है। और विशेष तौर से गुजरात के जो अलग अलग जिले हैं जिसके अंदर बनासकांठा जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहां सबसे ज्यादा मामले ड्रग्स की हेराफेरी के पकड़े गए हैं। तकरीबन पिछले 2.5 साल के अंदर 60 जितने मामले जो हैं वो बीएसएफ ने, गुजरात पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में बनासकांठा से पकड़े हैं। अहमदाबाद भी उससे अछूता नहीं रहा है। राजकोट की हम बात करें तो वो भी उससे अछूता नहीं रहा है। सूरत भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से ये नेटवर्क चलाया जा रहा है, पहले भूतकाल में देखा जाता था कि पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब ये जितने भी ड्रग माफिया हैं, जितने भी ड्रग डीलर हैं, ये गुजरात को टारगेट कर रहे हैं और गुजरात के अंदर इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। और उस पर हालांकि पुलिस, एनसीबी, कोस्ट गार्ड, गुजरात एटीएस, मरीन कमांडोज जो हैं वो लगातार इन तरह के केसेस जो हैं पकड़ रहे हैं, लेकिन चिंता का जो विषय है वो अभी भी बरकरार है। पद्मजा जी, सारी जानकारी के लिए आपका एक बार फिर से अमित राजपूत बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर।
आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। कश्मीरी पंडितों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कश्मीर से 31 साल पहले जिन कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया गया था, आज उन्हीं के नाम से कॉलेज और कश्मीर की सड़कों का नाम रखा जा रहा है। उन कश्मीरी हिंदुओं के परिवार के लोग आज बेहद खुश हैं कि 1990 में जो घाव उन्हें दिए गए थे, उन पर आखिरकार 2021 में जाकर मरहम लगाया जा रहा है। देखिए प्रदीप दत्ता की ये स्पेशल रिपोर्ट। और प्रसिद्ध कश्मीरी पंडितों के नाम पर रखा जाएगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जहां जम्मू कश्मीर सरकार काफ़ी सारे प्रोग्राम आयोजित कर रही है और किए जाने बाकी हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है ऐसे ही 75 स्कूल्स और 75 सड़कों को जो है ऐसे लोगों के नाम किया जाएगा जिनको अनसंग हीरोज़ कहा जा रहा है। अब खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जो है ऑपरेशन में जो मारे गए, उनके नाम पर ये जो सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, उनको इनके नाम कर दिया जाएगा। वहीं जम्मू में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कश्मीर में जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो नाम आतंकवादियों की हिट लिस्ट पे हुआ करते थे, उन्हीं नामों को आप कॉलेज के बोर्ड और सड़कों पर जल्द देखेंगे। सरकार ने इन नामों को बदलने का फैसला किया है, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी टाइम्स नाउ नव भारत के पास है। हैदरपुरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर प्रोफेसर मोतीलाल खेमू के नाम से जाना जाएगा। पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं प्रोफेसर मोतीलाल। जीरो ब्रिज बख्शी स्टेडियम के बीच की बूंद रोड का नाम बदलकर कश्मीरी कवि जिंदा कौल यानी मास्टर जी के नाम होगा रोड का नाम। महिला कॉलेज श्रीनगर का नाम भी बदला जाएगा। प्रोफेसर रियाज पंजाबी के नाम से महिला कॉलेज जाना जाएगा। BHSS जवाहर नगर स्कूल का नाम भी बदला जाएगा। प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी के नाम से होगा BHSS का नाम। सरकार के इस फैसले का कश्मीरी पंडित स्वागत कर रहे हैं, वहीं विरोधी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि विवादित लोगों के नाम पर सड़क और स्कूलों का नाम बदलना सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है। Well, see, firstly, I fail to understand as to why this infection of name change has to come to Kashmir. Now, if at all this infection is coming to Kashmir, why not to rename some of the roads after the Kashmiri Pandits who stayed back in Kashmir after 90s and contributed in nation building, much the way we have names of Vijaydhar Sahab, Professor Amitabh Mattu Sahab, Vishan Sahab, all of whom who contributed towards the society in education, in youth empowerment, and fields like that. And why to rename the roads after controversial names who could be seen as a possible reason for a wedge that could harm the communal harmony in the country and Jammu and Kashmir in particular. 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को किस तरह अपने ही देश में जुल्म सहने पड़े थे, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि देश कश्मीरी पंडितों के दर्द को कभी नहीं भूल पाएगा। मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर आज कॉलेज और सड़कें जानी जाएंगी। 31 साल पहले 19 जनवरी को उन्हीं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, उन लम्हों को कश्मीरी पंडित आज भी याद करके सिहर उठते हैं। जब कश्मीर की गलियों में लाउडस्पीकर से ऐलान होता था कि यहां से निकल जाओ, रातों रात हिंदुओं के घरों पर पोस्टर चिपका दिए गए, नहीं निकलोगे तो उड़ा दिए जाओगे, घर जला दिया जाएगा, मस्जिदों से देश विरोधी नारे गूंजा करते थे। कहा जा रहा था यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, यहां बनेगा पाकिस्तान हिंदुओं के बगैर लेकिन उनकी औरतों के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 19 जनवरी 1990 को ही
60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने मजबूरन घाटी छोड़ दी थी। कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षिक संस्थानों को जला दिया गया था। 103 मंदिर, धर्मशाला और आश्रमों को तोड़ दिया गया था। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूटपाट की गई। 14,430 घटनाएं दर्ज हुई। कश्मीरी पंडितों के घरों को जलाने की 20,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और 1100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार डाला गया। अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए। उन्हें अपनी जमीन, अपना घर, अपना पड़ोस छोड़ दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ा। संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ा। कश्मीरी पंडितों को कोई उनका वक्त तो नहीं लौटा सकता, लेकिन ऐसे सम्मान से उनके जख्मों पर मरहम जरूर लगेगा। वो कश्मीरी पंडित जिनको आतंकवादी संगठनों और कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के इशारे पर 1990 में वादी कश्मीर से खदेड़ निकाला था, आज भी 4 लाख से ज्यादा लोग भारत के कई कोनों में बसे हुए हैं या भारत से बाहर रहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वो जा नहीं सकते हैं। लेकिन इनके नाम से अब जब डिग्री कॉलेज या सड़क होगी तो कई लोगों को लगता है कि इससे कम्युनिटी के अंदर एक विश्वास पैदा होगा ताकि वो अपने घरों को वापस लौटे। आने वाले दिनों में लगता है कि ये ऐसा फैसला है जिससे लगता है सरकार उनके रिटर्न और रिहैबिलिटेशन का एक नींव पत्थर रख रही है। प्रदीप दत्ता के साथ अमित भारद्वाज, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। प्रदीप दत्ता हमारे साथ लाइव हैं जम्मू से। प्रदीप, ऐसी कितनी सड़कें और कॉलेजेस हैं कश्मीर में, जम्मू में, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर उनका नाम रखने के लिए? प्रदीप, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, लगता है कि प्रदीप के ऑडियो में वहां कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 150 शैक्षिक संस्थानों को जला दिया गया था। 1990 का वो दशक बेहद दर्द भरा था कश्मीरी हिंदुओं के लिए। सैकड़ों मंदिर, धर्मशाला थे जिन पर हमला किया गया था। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी होती थी, इसीलिए सैकड़ों कश्मीरी हिंदू घाटी छोड़ करके देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने पलायन किया। कई ऐसे लोग जम्मू में भी मौजूद हैं। अब उनकी याद में सड़क और कॉलेजों के नाम बदले जाएंगे। प्रदीप हमारे साथ वापस आ गए हैं। प्रदीप, ऐसे कितने कॉलेज और सड़कों के नाम बदले जाने का अभी तक आदेश दिया गया है? जी देखिए, ऐसा है कि वहां पे काफी सड़कों और स्कूलों का नाम बदला जाएगा। अभी ये शुरुआत जो है ये अभी श्रीनगर के इलाके से हुई है और अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी होना बाकी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 1990 से जिनको खदेड़ निकाला था उस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़ी परेशानी हुई थी इनको। आज 31 साल हो चुके हैं, अपने घरों से दूर रह रहे हैं, लेकिन एक आत्मविश्वास जगेगा। ये वही लोग हैं जिनको कभी नाम हिट लिस्ट में हुआ करता था, अब इन्हीं के नाम देखा जाएगा कि कॉलेजों के बोर्ड पे होंगे, स्कूलों के बोर्ड पे होंगे या किसी सड़कों के बोर्ड पे होंगे। मैंने जब बात करी मोतीलाल कीमू उनके फैमिली मेंबर से, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने मुझे सुनाया कि कैसे 90 में, क्योंकि एक काटलीश्वर मंदिर हुआ करता था जैनदार मोहल्ला में, वो उसके ट्रस्टी थे। बस उनकी यही गलती थी कि वो मंदिर के ट्रस्टी थे, इस वजह से उनका नाम टेररिस्ट की हिट लिस्ट में था। तो कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि टेररिस्ट उनके घर पे आके दस्तक देने लगे और जिसकी वजह से उनके फैमिली को वहां से प्लान करना पड़ा। आज 31 साल हो गए हैं। मोतीलाल कीमू जी तो जिंदा नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं इस डेवलपमेंट से कि देखिए आखिरकार वो बदलाव आ ही गया, जब देशद्रोही को नहीं बल्कि देश भक्ति को सम्मान मिलेगा। उन कश्मीरी पंडितों को सम्मान मिलेगा जिन्होंने अपने कामों से ना कि अपने देश का बल्कि अपने इलाके का नाम भी रोशन किया है। उसी तरह जिंदा कोल जी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी काफी खुश हैं। आप देखिए ये एक शुरुआत है, एक शुरुआत से एक आप नींव पत्थर रख रहे हैं, आप एक आत्मविश्वास जगा रहे हैं उन शख्स, उन फैमिलीज के अंदर जो पिछले कई सालों से डरे सहमे थे। बिल्कुल, इतने सालों से जो उन्होंने दर्द झेला है, शायद अगर उनका सच में कॉम्पनसेट करना पड़ा तो पूरे जम्मू कश्मीर के कॉलेज और सड़कें भी कम पड़ जाएंगी। पर बेहद जरूरी शुरुआत। प्रदीप, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 2000 करोड़ की रंगदारी मामले में अब पुलिस ने उनके करीबियों पर शिकंजा कसा है। सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी और एक्ट्रेस की गिरफ्तारी की गई है। लीना मरिया पॉल के साथ ही मोहन राज और अरुण मुथ्थू को 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वहीं जोएल डैनियल और कमलेश कोठारी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। यह है फिल्म जगत का जाना पहचाना नाम, एक्ट्रेस लीना मरिया पॉल, जिन्हें आपने जॉन इब्राहिम की फिल्म मद्रास कैफे में भी अहम किरदार निभाते देखा था। साउथ की कई फिल्मों में भी लीना नजर आई, लेकिन अब यह एक्ट्रेस पहुंच गई हैं सलाखों के पीछे। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने लीना पॉल को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में रहे 200 करोड़ की फिरौती के मामले में लीना पॉल की गिरफ्तारी हुई है। लीना पॉल सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने AIADMK के चुनाव चिन्ह दिलवाने के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। सुकेश ने इस डील के लिए 50 करोड़ की मांग की थी। जेल में बंद होने के बावजूद सुकेश चंद्रशेखर ने करीब 200 करोड़ की ठगी की। इस ठगी के मामले में सुकेश के साथ उनकी पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना पॉल भी शामिल थी। हाल ही में ईडी ने सुकेश और लीना का चेन्नई में बना एक लग्जरी बंगला सीज किया था। इस सी फेसिंग बंगले में एक से एक आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद थी। इटालियन मार्बल का फ्लोर, महंगा फर्नीचर, ब्रांडेड घड़ियां, 16 हाई एंड लग्जरी कारें। लीना मरिया पॉल के साथ 4 और लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लीना ने बिजनेसमैन को ठगने में चंद्रशेखर की मदद की थी। जांच के दौरान ईडी को भी लीना के शामिल होने के सबूत मिले। सुकेश और लीना की जोड़ी पर पहले भी कई लोगों को ठगने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।